हेलो बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज हेलो एल्केन्स। तो देखते हैं इसमें हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो आई होप हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए होंगे। आई एम प्रिटी श्योर लास्ट लेक्चर में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हमने किए थे, तो उनको ज़रूर एक बार थोड़ा पेशेंटली ट्राई करिएगा। उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करेंगे आपकी थॉट को प्रवोक करने में। एंड ऑब्वियसली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस तो वैसे क्वेश्चन करने ज़रूरी हैं। So let us look into question number 1 of हेलो एल्केन्स। देखते हैं जरा क्या है। तो कोशिश ये है कि इस पहला वाला जो लेक्चर है हेलो एल्केन्स का, उसमें रिलेटिवली थोड़े से क्वेश्चंस ऐसे रखे जाएं विच आर सिंपल। फिर उसके बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे थोड़े और बेटर क्वेश्चंस के ऊपर। बट ऐसा नहीं है कि ये इररिलेवेंट है, तब भी इसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो लेट्स सी। So we have this thing, which of them reacts faster towards SN2 reaction? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस हम काफ़ी कर चुके हैं। आपको ध्यान होगा जीओसी में भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था, आइसोमेरस में भी हमने इस तरह के चेयर फॉर्म के ऊपर डिस्कशन किया है। तो उसी पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है। तो कह रहा है कौन सा SN2 रिएक्शन में तेजी से रिएक्ट करेगा। तो ये आपका यहाँ पे ये ग्रुप लगा हुआ, टर-ब्यूटल ग्रुप लगाया हुआ है। उसका पर्पस है ताकि फ्लिपिंग ना हो सके, जैसा है वैसा का वैसा ही रहे। तो अगर हम न्यूक्लियो SN2 की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा, वन स्टेप आपका रिएक्शन होगी। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करना कहां पे ज्यादा आसान होगा, तो देखते हैं जरा। अगर हम यहां पे देखें तो वी हैव हाइड्रोजन हेयर, और यहां पर देखें अगर तो यहां पर हाइड्रोजन आपको मिलेगा। इस वाले केस में आपका ये हाइड्रोजन 1 और 3 वाले मैं शो कर रहा हूं। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करना 1 3 मतलब इस तरह से 1 2 3 और ऐसे 1 2 3 यहां पर। अब न्यूक्लियोफाइल के लिए इस वाले केस में अटैक करना ज्यादा आसान होगा एज कंपेयर टू यहां पर, क्योंकि आपको पता है SN2 में न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए कहां कैसे आना पड़ता है, ठीक ऑपोजिट साइड से आना पड़ता है। तो यहां पर इसके लिए ऑपोजिट साइड से आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे क्राउडिंग आपको थोड़ी देखने को मिल रही है, जबकि इस वाले केस में आपको क्राउडिंग देखने को नहीं मिलेगी, आराम से आएगा। एक्सियल बॉन्ड है यहाँ पे, ये बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड है, तो एक्सियल बॉन्ड के ठीक ऑपोजिट साइड 180 डिग्री पर आकर के इस पे अटैक करेगा, तो उसे यहां से क्राउडिंग फेस नहीं करने पड़ेगी। तो एज अ रिजल्ट ये अटैक करेगा, ये लीव कर जाएगा, H आपका एक्सियल पे चला जाएगा और NU आपका यहां पर इक्वेटोरियल पे आ जाएगा। इट विल बी लाइक दिस। तो इसका आंसर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी दिस। यहां पे आप करेंगे इस वाले केस में NU का, मान लीजिए आप फाइनल प्रोडक्ट लिख रहे हैं, तो क्या होगा, NU जब आप अटैक करेंगे व्हाट विल हैपन, H विल मूव हेयर एट इक्वेटोरियल और NU आपका कहां पर आ जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे आ जाएगा। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। तो इसका जैसे मैं प्रोडक्ट लिख देता हूं, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस। ये रहा, ये है, देन टर-ब्यूटल ग्रुप जो फ्लिपिंग होने से रोकता है। एंड सो वी हैव न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, H ऊपर चला गया, ये रहा आपका NU। इट विल बी लाइक दिस। ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा इसके केस में। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो इजियर अटैक इस वाले केस में, इसमें ये फेस कर रहा है क्राउडिंग थोड़ी सी। इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सो व्हाट दिस क्वेश्चन सेज, फिर से देखिए यहाँ पे इस बार डेकालीन दिया हुआ है। डेकालीन सिस्टम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिस डेकालीन एंड ट्रांस डेकालीन इफ यू रिमेंबर। और मैंने आपको वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताई थी कि जो ट्रांस डेकालीन होता है उसमें फ्लिपिंग नहीं होती है, जबकि सिस डेकालीन में आपकी फ्लिपिंग हो जाती है। तो ट्रांस डेकालीन में आपके H H एक्सियल में शो करे थे और जो साइकिल के बॉन्ड्स थे वो इक्वेटोरियल में। तो देखते हैं यहाँ पे उसने बेसिकली आपको ट्रांस डेकालीन ही दे रखा है, H और H जो हैं आपके ऑपोजिट साइड में प्रेजेंट है। तो हम ट्रांस डेकालीन को बनाते हैं। तो उसने पूछा किसमें इपॉक्साइड बन जाएगा ऑन ट्रीटमेंट विद बेस। तो आपको पता ही है रिएक्शन क्या है, बेस प्रोमोटेड साइक्लाइजेशन ऑफ हेलोहाइड्रिन। ऐसे कंपाउंड्स को हम हेलोहाइड्रिन बोलते हैं जिसके अंदर OH ग्रुप भी प्रेजेंट है और हेलोजन भी प्रेजेंट है। तो बेस प्रोमोटेड साइक्लाइजेशन, बेसिकली बेस की हेल्प से हम क्या करते हैं, आपके H को रिमूव करते हैं और जो आपका O- बना वो आपका अटैक करेगा कार्बन पर जिस पर अच्छा लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे यहां पे प्रेजेंट है, और ऑपोजिट साइड से अटैक करता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और Br आपका क्या कर जाता है, लीव कर जाता है। इट गोज लाइक दिस। दैट इज हाउ यू मेक इपॉक्साइड विद द हेल्प ऑफ हेलोहाइड्रिन्स। सो इन दिस केस उसने दो कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया, एक तो आइसोमेरस वाली बात को यूज कर रहा है, ट्रांसडेकालीन वाली बात को, और दूसरा
रिएक्शन यूज कर रहा है, बेस प्रोमोटेड साइक्लेशन। तो चलिए बनाते हैं जरा इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा, तो पहले तो भाई ट्रांसडेकालीन ही बना लीजिए। तो ट्रांसडेकालीन अगर आप बनाएंगे तो मैंने आपको सिखाया हुआ है इस तरह फ्यूज्ड होता है, फिर इट विल बी लाइक दिस एंड ये हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। इट विल लाइक दिस, ऐसा बनेगा। और H आप कहाँ शो करेंगे, यहाँ पे फ्यूज्ड है H इसमें अबव द प्लेन, और यहाँ पे H कहाँ शो करेंगे, बिलो, मतलब अबव एंड बिलो शो करेंगे, क्योंकि आपको ट्रांस बनाना है। यहाँ पे H दिया हुआ है, ये छूट गया है, मेक इट H, यहाँ H कर लीजिए। अब चलते हैं आगे। तो ट्रांस में एच एच ऑपोजिट साइड हो गए, ये बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड है आपको पता है, और ये वाला भी बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड है। इसी तरह शो करेंगे, इसमें फ्लिपिंग नहीं हो सकती, क्योंकि फ्लिपिंग अगर करेंगे तो दोनों एच को मतलब इक्वेटोरियल एक्सियल में बदल जाते हैं। तो आपको पता है एच को इक्वेटोरियल पे आना पड़ेगा, इस एच को इक्वेटोरियल पे आना पड़ेगा, और साइकिल के ये जो बॉन्ड है इनको एक्सियल पे जाना पड़ेगा। मतलब ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, ये वाला बॉन्ड नीचे जाएगा, और उस केस में फिर साइकिल बनाना पॉसिबल नहीं होगा, इतनी दूरी बढ़ जाएगी कि वो बन नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इसी फॉर्म में क्या रहता है, लॉक्ड रहता है। जबकि सिस में हो जाता है ऐसा, क्योंकि सिस में एक बॉन्ड इक्वेटोरियल पे रहता है, एक बॉन्ड एक्सियल पे रहता है सिस डेकालीन में। तो जाके प्लीज आप वीडियोस चेक करें, मैंने वहां बताया हुआ है। तो उसमें फ्लिपिंग अलाउड होती है, यहां नहीं होती, तो इट्स लॉक्ड। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 1। अब इधर अगर बढ़े 2 3, थर्ड कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो 1 2 थर्ड पे ब्रोमीन लगा है। अब इसने बिलो द प्लेन शो करा हुआ है, तो हमें पता है यहाँ पे बॉन्ड हम एक्सियल बॉन्ड ऐसे शो करते हैं, इक्वेटोरियल आपका H हो जाएगा, तो यहां शो कर दिया। फिर आगे बढ़ेंगे तो OH ऊपर लगा हुआ है, तो अब आपको पता है OH ऊपर लगा है तो वो एक्सियल पे ही होगा, क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन में एक्सियल बॉन्ड्स ऑपोजिट साइड जा रहे होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आपके ऑपोजिट साइड जा रहे होते हैं। तो OH हो गया, और ये रहा H। इट इज लाइक दिस। इसको अगर बनाए तो इसको भी बना लेते हैं। तो ये पहले आप बनाए, ये रहा, एंड फिर ये रहा। सो वी हैव दिस सिचुएशन हियर। तो इसमें H पहले आप शो कर दीजिए, ये ट्रांस पे हैं, और फिर इसके बाद अब यहाँ पे चलें 1 2 3। तो थर्ड पे अगर आ जाए तो हम क्या देख रहे हैं, सॉलिड वेज है। ब्रोकन वेज को हम मान रहे हैं कि बिलो, और सॉलिड वेज को हम अब मान रहे हैं। तो इसमें 1 2 3 ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर का यहाँ पे अगर हम जाएंगे 1 2 3, तो इक्वेटोरियल बॉन्ड को हम ऊपर शो करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, और यहाँ पे आपका H आ जाएगा। इधर चलें अगर, तो इसमें हम क्या नोटिस कर रहे हैं, अब ये नीचे की तरफ शो करा हुआ है, तो ऊपर एक्सियल होता है तो H जाएगा, तो नीचे मतलब इक्वेटोरियल इस तरह हो जाएगा। अब आप खुद सोचें, आपको पता है बेस प्रोमोटेड साइक्लाइजेशन ऑफ हेलोहाइड्रिन में हम क्या करते हैं, तो मैकेनिज्म इज समथिंग लाइक दिस। ये रहा, ये आपका लीविंग ग्रुप है एडजेसेंट पोजीशन में। मैं 3 मेंबर्ड के लिए इपॉक्साइड के लिए कैसे बन रहा है, तो दिस इज द लीविंग ग्रुप। ये तो ये आपका OH है, तो पहले आपने इस एसिडिक H को हटाया, क्या बन गया, ये रहा आपका O पर माइनस आ गया, और बगल में कार्बन है, ये रहा लीविंग ग्रुप। तो आपको पता है इंट्रा अटैक हो जाएगा, ये इस पर अटैक करेगा ऑपोजिट साइड से, और L आपका क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। तो आप खुद नोटिस करिए किस वाले केस में अटैक करना ज्यादा इजी रहेगा, खुद नोटिस करें। आपको दिख भी गया होगा, यहां पे ज्यादा अटैक रहेगा, क्योंकि एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड यहां पर आएगा, 180 डिग्री पे आकर के आराम से इस पर अटैक कर सकता है। जबकि इस वाले केस में देखिए OH और Br एक ही तरफ भाग रहे हैं। जब मैं यहां पर हम बिल्कुल सीधे सीधे ऑब्जर्व कर सकते हैं, दे आर जस्ट ऑपोजिट, तो यहां पे बनना मुश्किल हो जाएगा। OH और Br कैसे अटैक करेगा, आप खुद सोचिए। OH भी इस साइड है, Br भी इस साइड है, यहाँ पे OH इस साइड है और Br ऑपोजिट साइड है, तो ये अटैक क्या हो जाएगा, फिजिबल हो जाएगा। तो इसलिए दिस इज पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। इपॉक्साइड आप बना ही देंगे, O बन जाएगा, खत्म, दैट इज द फाइनल आंसर। तो अगर आपको फाइनल आंसर लिखना है तो ये रहा, ये रहा, और फिर ये रहा, और यहाँ पे आप O दिखा दें, मैं इसको ऐसे डैश डैश से शो कर दे रहा हूँ, O, नहीं तो बॉन्ड से एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे। ये O इस तरह ऊपर बना हुआ है, और बाकी ये H तो आपके लगे ही हुए हैं। तो बस इसमें हमें करना कुछ नहीं था, हमें जो ट्रांसडेकालीन था वो बना करके क्या करना था, देखना था कैसे कैसे अरेंजमेंट है। तो ये नीचे शो करा, तो मैंने इसे नीचे शो कर दिया। फिर हम आगे बढ़े, 1 2 थर्ड पे आए, थर्ड पे ब्रोमीन उन्होंने नीचे शो करा है, तो आई हैव शोन डाउनवर्ड। फिर ब्रोकन वेज को मैं नीचे मान रहा हूँ, और OH ये आपका कहाँ ऊपर शो कर दिया।
H ऊपर हो गया, खत्म हो गया। इस वाले में अगर हम चले तो ये नीचे शो कर रहा था, फिर हम आगे बढ़े तो ये ऊपर शो कर रहा है, तो यहाँ इक्वेटोरियल बॉन्ड आपको ऐसे शो करना होगा, इक्वेटोरियल अबव जा रहा है और एक्सियल बॉन्ड नीचे जा रहा है, उसमें इक्वेटोरियल आपका नीचे जा रहा है। तो अब यहाँ पे इपॉक्साइड का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। एक तरह से देख सकते हैं OH और Br सेम साइड ही आ गए हैं, सो ये फेवरेबल नहीं होगा, रिपल्शन होगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है विच विल फॉर्म एन ऑक्सीडाइज ट्रीटमेंट विद बेस, एक्सप्लेन। सो वी हैव एक्सप्लेन्ड इट ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड द रिएक्शन कैसे हो रही है उसके बेसिस पे, मैकेनिज्म के बेसिस पे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो दिया हुआ है आपको आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये रिएक्शन दी हुई है, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हो सकता है आपके देखे हुए भी हों, तो रिवीजन के लिए होंगे, ठीक है। आई एम प्रीटी श्योर ये क्वेश्चन आपने ज़रूर किया ही होगा, तो मैं इसको उसके थ्रू कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवा देता हूँ। सो वी हैव दिस NaI विद एसीटोन दिया हुआ है, और आपको पता है Br हट करके एल्कीन बन जाएगा। अब हमें चेक करना है कौन सा एल्कीन बनेगा। तो लेट अस लुक इनटू दिस। तो अब यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको आइसोमेरिज्म में सिखाया भी था उस लेक्चर में कि हम फिशर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसमें, न्यूमैन में, तो उसकी हम हेल्प लेने वाले हैं। न्यूमैन में कन्वर्ट कर लें या 100 हॉर्स में कर लेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो फिशर को पहले हम 100 हॉर्स में लेकर के आते हैं। तो मैं करना क्या चाहता हूं, मैं Br को जरा इधर ला रहा हूं, मतलब इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, Br और H को पहले इंटरचेंज करूंगा, फिर H और PH को चेंज कर दूंगा। तो या ऐसा भी कर सकते हैं आप कि आप Br और H को पहले इधर ले आए, एक ऑड इंटरचेंज हो गया, और फिर Br और PH को चेंज कर दिए। तो उससे फायदा क्या होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं Br मेरे को ऐसे दिख जाए मेरे प्रोजेक्शन में, मैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, ताकि उनको जब मैं एलिमिनेट करूं तो सीधे प्रोडक्ट बनता हुआ दिख जाए, क्योंकि नेट में तो आपको Br2 ही को एलिमिनेट करना है। तो मैं Br को एक ही दिशा में लाना चाहता हूं, आप कह सकते हैं। जो मैं कहना चाहता हूं आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले तो मैं इसे थोड़ा मैनिपुलेट करता हूं। सो इट इज लाइक दिस, Br मैंने पहले यहां चेंज करा, फिर Br और H आ गया, तो इट इज लाइक दिस, यहां पे Br रखा और H आ गया, H और PH को चेंज कर दिया, तो H आपका इधर चला जाएगा। सॉरी, मैं Br एक तरफ लाना चाहता हूं, आई एम डूइंग मिस्टेक। हाँ, तो Br व्हाट आई शुड डू, PH और H को चेंज करते हैं, तो यहां पे आ जाएगा आपका PH और ये रहा PH, H को चेंज कर दिया है, और फिर H और Br को मैंने चेंज कर दिया। तो इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज अबाउट 1 कायरल सेंटर से स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई फर्क नहीं आएगा। तो H और Br को चेंज कर दिया, तो अब देखिए Br यहां आ गया, H यहां आ गया, और ये CH3 आ गया, और ये Br आ गया। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, अगर कुछ एरर होगी तो आंसर फिर हमारा मैच नहीं करेगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये मैंने बना दिया। अब इसको मैं चेंज करता हूं, तो आपको ध्यान होगा, तो इसको सबसे पहले हम 100 हॉर्स में लेकर के जाते हैं। तो 100 हॉर्स में ये रहा आपका PH और ये CH3, ठीक, उल्टा कर सकते हैं, CH3 और ये रहा Br। मैंने बताया था, मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या बताया था आपको। और ऐसे ही यहाँ पर भी आपका PH हो गया, और ये रहा H, और ये आपका ये रहा Br। ध्यान करिए, मैंने बताया था इसको ऊपर से खड़े होकर देखेंगे और दबा देंगे तो PH तो उसी को मैंने बना लिया। और ये जो Br है वो आपका क्या हो जाएगा, ओपन अप हो जाएगा। यही मैंने बताया था कि 100 हॉर्स अगर दिया हो तो आप यहां से खड़े होकर के देखें और उसे प्रेस कर दें तो Br खुल जाएगा, Br खुल जाएगा इस तरह। PH जो लेफ्ट में रहेगा, H राइट में रहेगा, PH इधर लेफ्ट में, CH3 में, इस तरह बनाते हैं। तो ये मैंने बना लिया है। अब आपको पता है कि यहाँ पे एलिमिनेशन में Br एंटी साइड, ऑपोजिट साइड होना जरूरी है। तो मैं इसको रोटेट कर देता हूं एक बार। तो अगर हम इसको रोटेट करें, किसी को भी रोटेट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो ये रहा आपका Br, जब मैंने रोटेट करा तो PH आपका इस साइड आ जाएगा और ME आपका इस साइड आ जाएगा, 180 डिग्री पे चले गए, ठीक ऑपोजिट साइड आ जाएंगे। इस तरह मैंने रोटेट करा, और यहां पर आपका Br इस तरह है, एंड देन वी हैव PH दिस साइड एंड वी हैव H दिस साइड। बस एलिमिनेशन हो जाएगा। ये Br आपको मैकेनिज्म पता ही है, NaI विद एसीटोन के साथ ये Br2 आपका निकलेगा, Br गायब हो जाएंगे, फाइनली डबल बॉन्ड आ जाएगा। और आप खुद देख सकते हैं PH ऑपोजिट साइड है, तो इसका फाइनल प्रोडक्ट अगर हम लिखेंगे तो C डबल बॉन्ड C, PH एंड PH हैज टू बी ऑपोजिट साइड। दिख रहे हैं आपको, ये डबल बॉन्ड आने के बाद ये PH इधर जा रहा है, वो PH उधर जा रहा है। सो वी हैव दिस सिचुएशन हियर, ये रहा Me और ये रहा H। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। इसको करने के लिए लोग ट्रिक्स भी यूज करते हैं, याद भी रख लेते हैं।
मैं वो नहीं कह रहा हूँ, अगर आपको वो बताया गया तो दैट इज ऑल्सो गुड, उससे टाइम सेव किया था मैंने, एकदम बेसिक से एक्सप्लेन कर दिया कैसे उसको अप्रोच किया जा सकता है। सो इफ यू पे अटेंशन, कहाँ पर पी एच ऑपोजिट साइड और HCH3, तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो सिस नहीं होगा, यहाँ पर आपका ट्रांस वाला एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, या EZ कन्वेंशन आप यूज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको ये दिया हुआ है, बताना है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। तो ठीक है, यहां पे एक अच्छी इंफॉर्मेशन आपके लिए होगी। देखिए सुनिए जरा, CH3O Na+, ये हो गया आपका यहां पर न्यूक्लियोफाइल हो गया, और CH3OH आपका कैसा सॉल्वेंट हो गया, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट हो गया। अब OTS आपका यहां पर लीविंग ग्रुप है। तो देखिए यहां पे होता क्या है, जो OTS है आपका लीविंग ग्रुप है, इसमें ये एरोमेटिक रिंग के जो पाई बॉन्ड होते हैं ये इस पर अटैक करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर देगा, भी एरोमेटिसिटी लौट कर भी आ जाएगी, तो ऐसा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये इस पे अटैक करेगा और OTS आपका क्या कर जाएगा, इट विल लीव, ये लीव कर जाएगा। OTS आपको पता ही अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। और यहाँ पे एक इंटरमीडिएट्स बनते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फिनोनियम आयॉन्स, अगर आपने सुना हो। तो अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आज से सुन लीजिए। तो यहाँ पे पहले मैं बना देता हूँ क्या बनेगा। तो ये आपने अटैक कराया, ये रहा, एंड देन वी हैव दिस, और आपने इस पाई बॉन्ड के थ्रू इसके ऊपर अटैक करा दिया है। तो देखिए ये रहा CH2, और कार्बन 14 वाला है, इससे OTS गायब हो गया है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं स्टार से शो कर देता हूँ। तो कार्बन 14 को आई एम यूजिंग व्हाट, स्टार। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए मैंने स्टार यूज करा है, बाद में उस हिसाब से आंसर कर देंगे। अब ये 3 मेंबर, इन्हीं को फिनोनियम आयंस बोलते हैं, और इसमें रेजोनेंस होगा, आपको पता ही है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो कैसे बन जाएंगे, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने दीजिए। ये रहा स्टार, अगला ये रहा, सॉरी ये आगे जंप करेगा, ये इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये रहा, फिर ये आगे जंप करेगा, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप शो कर सकते हैं, ये एंड प्लस, और ये सिचुएशन आपकी क्रिएट हो जाएगी। दिस इज व्हाट यू गेट, ये C14 वाला हो गया। और इसी का अगर आपसे हाइब्रिड कोई शो करने का बोलेगा तो वो भी आप बना दीजिए, वो आपके लिए कोई कठिन काम नहीं होना चाहिए। तो हाइब्रिड आप इसके लिए अगर आप बनाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है। सो दिस इज इट। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोनियम आयंस। अब भाई ये ऐसे तो रहने वाले हैं नहीं, एक तो 3 मेंबर्ड रिंग आप बना करके बैठे हो, 3 मेंबर्ड रिंग है तो स्ट्रेंड है, दूसरा आपने क्या करा, इसकी एरोमेटिसिटी को खत्म कर दिया है, तो भाई ये तो पसंद नहीं किया जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल की हम मदद लेंगे, न्यूक्लियोफाइल आएगा, हेल्प करेगा। सो वी हैव न्यूक्लियोफाइल हेयर एज CH3O-। अब ये जब अटैक करेगा तो ये यहां भी अटैक कर सकता है। अगर यहां अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो जाएगा, पूरी रिंग में एरोमेटिसिटी आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं A से रिप्रेजेंट कर देता हूं। और ऐसा भी हो सकता है आइडेंटिकली है, कहीं भी अटैक कराइए, इस पे अटैक करिए, इस पे अटैक कराइए, ये भी हो सकता है कि वो यहां आकर के अटैक करे। तो जब ये अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो जाएगा। आई होप मैं इसको डैश डैश करके शो कर दे रहा हूं, या तो ये चला जाएगा या फिर ये वाला चला जाएगा, इस तरह। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म होंगे, एरोमेटिसिटी तो लौट के आई पूरी रिंग में। और देखिए ये फिर, अगर मैंने पहले हम A की बात कर लेते हैं, चलिए A पे अगर अटैक करा तो ये अंदर चला गया, तो ये रहा A पे प्रोडक्ट लिख रहे हैं, और यहां पे आपका आ जाएगा OMe। ठीक है, यहां अटैक करा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो ऐसे विजुलाइज करिए, पूरे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देंगे, प्लस आ जाएगा, OMe जुड़ गया। या फिर V पर अगर हम अटैक कराएंगे, B पे अटैक करा लिया जाए, तो दिस इज B, मैं इसको B बोल देता हूं स्टार वाले को। तो दिस इज B, जब इस पे अटैक करेगा तो यहां आकर के जुड़ेगा, ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये सिचुएशन ऐसी कुछ बनेगी, OMe। देखिएगा कार्बन ना कम हो गए हूं, इस तरह। सो यू गेट दिस। आई होप कार्बन तो मैंने कम नहीं कर दिए, 2 कार्बन बाहर थे ना, हाँ 2 ही कार्बन है, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए दोनों ही प्रोडक्ट मिल रहे हैं, C14 के साथ OMe जुड़ा हुआ है और कार्बन 12 के साथ OMe जुड़ा हुआ है। तो अगर हम नोटिस करें तो B भी आंसर आ जाएगा, B वाला आंसर किसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ मैच कर रहा है। और A भी आपका आंसर आ जाएगा, वो हमारे किसके साथ मैच कर रहा है, B के साथ मैच कर रहा है। मतलब इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, D। तो इस तरह इस क्वेश्चन को क्या करना था, अप्रोच करना था।
आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। तो अब कभी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए कि एरोमेटिक रिंग है और CH2 मान लीजिए अल्फा बीटा विद रिस्पेक्ट टू एरोमेटिक रिंग, अगर हम इसकी बेंजीन की बात करें, बीटा पोजीशन पे अगर कोई लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो ध्यान रखिएगा आपका दिमाग उस तरफ दौड़ना चाहिए कि ऐसा वहाँ पर हो सकता है, फिनोनियम आयंस वहाँ जनरेट हो सकते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आपसे पूछा गया है कि क्या मेजर प्रोडक्ट है इसका। तो देखिए जरा, ये भी क्वेश्चन जरूर आपने किया होगा, मुझे पता है, शायद पढ़ा होगा आपने, तो उसी के थ्रू चलिए हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो ये CH3O Na+ दिया हुआ है, CH3O- और ये 3 मेंबर्ड रिंग है आपकी। तो 3 मेंबर्ड रिंग स्ट्रेन्ड रिंग है। तो पहली जरूरी बात, दिस रिंग इज व्हाट? स्ट्रेन्ड। तो अटैक कराएंगे, ये एक तरह से बेस है, वो आकर के यहाँ पे अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल इस रिंग के ऊपर, और उस जगह अटैक कराएंगे जहां पे क्राउडिंग क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो ये CH3O- आएगा, यहां पर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा, कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, इन बॉन्ड्स को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको लिख ले तो ये क्या बन जाएगा आपका? CH2, ध्यान रखिएगा स्टार 14 वाले को मैं फिर से स्टार से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। CH2 स्टार, और ये रहा Cl, और फिर आपका बना CH2, और यहां पर आ जाएगा O-, और ये कौन सा वाला है? 18 वाला, एंड देन वी हैव CH2, और ये बन गया आपका OMe। दिस इज व्हाट यू विल गेट, ये फॉर्म हो गया। अब भाई आप खुद नोटिस करो, ये वैसी सिचुएशन नहीं क्रिएट हो गई बेस प्रोमोटेड साइक्लाइजेशन ऑफ हेलोएड्रिन वाली, वहां पर भी हम यही करें अभी, बिल्कुल ये हमने डिस्कस करा था क्वेश्चन जो किया है, सेकंड क्वेश्चन था इफ आई रिमेंबर। तो उसी जैसा ही हो गया बिल्कुल, ये O- है और यहाँ पे लीविंग ग्रुप है। तो अब ये क्या कर सकता है? इसके ऊपर अटैक कर सकता है, बिल्कुल। तो ये इस पर अटैक करेगा और ये Cl क्या कर जाएगा? लीव कर जाएगा। तो यहां से इसको अगर हम कनेक्ट कर दें तो ये क्या बन जाएगा? स्टार वाला है, ध्यान रखिएगा, CH2, और ये O18 हो जाएगा। देन वी हैव CH2, ये रहा, और फिर इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? CH2OMe। दिस इज व्हाट यू विल गेट, ये फॉर्म हो जाएगा। दिस इज व्हाट यू विल गेट। तो देख लीजिए किससे मैच कर रहा है, CH2 स्टार O18 वाला और CH2OMe। तो अगर हम इसको देखें तो ये किससे मैच कर रहा है? ए से मैच कर रहा है। तो इन दिस केस ए इज व्हाट द करेक्ट आंसर। तो वो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है इसमें सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते। आइडेंटिफाई करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1 रिएक्शन, ये आपसे पूछा गया है, रिएक्टिविटी ऑर्डर SN1 रिएक्शन का क्या होगा। तो देखिए भाई, फिर से साइकिल बनी हुई है और साइक्लोहेक्सेन है, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा, चेयर फॉर्म हम उसका बनाएंगे, और उन्होंने ग्रुप भी लगा रखे हैं तो हमें स्टडी करना पड़ेगा स्टीरियोकेमिस्ट्री को। तो लिखते हैं जरा, तो पहले इसके लिए बनाते हैं, तो क्या बनेगा? ये साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म हम बनाते हैं फटाफट। ये रहा, राइट। यहां इस जगह मैं OTS शो कर देता हूं, तो आपको पता है ये वाला, इधर हम एक्सियल बॉन्ड ऊपर शो करते हैं, फिर 1 2 3, 1 2 3, इसमें भी Me आपका ऊपर है, तो एक्सियल बॉन्ड ऊपर होगा, तो Me को यहां पे शो कर देता हूं। फिर अगर उधर से चलें तो यहां पर भी Me ऊपर है। आई होप ये सबको समझ में आ गया कैसे, मैं वरना बना देता हूं, आप ये ध्यान रखिएगा किस तरह कौन से बॉन्ड कहां शो करे जाते हैं। देखिए यहां पर मैं कलर्स की हेल्प ले लूंगा, लेट मी टेक हेल्प ऑफ अनदर कलर, ये ले लेते हैं रेड। तो एक्सियल को मैं रेड से शो कर रहा हूं, तो देखिए एक्सियल इस तरह होता है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, और ये रहा नीचे, इस तरह हो जाएगा। और अगर हम इक्वेटोरियल की बात करें, इक्वेटोरियल सेम उसी कलर से बना देते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स इस तरह हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस तरह। ऐसे ही इधर भी बना दीजिए आपका, ये ऐसे जा रहा हो रहा, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर ये हो जाएगा, ये रहा, ये रहा, ये इस तरह हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को शो करते हैं। तो बस उसी के बेसिस पे मैं बना रहा हूँ फटाफट। OTS को मैंने ऊपर शो करा, तो इधर जब आएंगे तो ऊपर शो करने के लिए मुझे एक्सियल पे शो करना पड़ेगा। तो ये मैंने किसके लिए बनाया? फर्स्ट के लिए, तो बना लेते हैं। सेकंड की अगर हम बात करें तो देखिए सेकंड में कैसा बनेगा,
तो सेकेंड में इट विल बी लाइक दिस, OTS ऊपर, लेट्स पुट OTS ऊपर, यहाँ पे H लगा हुआ है, फिर 1 2 3 इसमें ME नीचे जा रहा है, तो अब यहाँ पे एक्सियल पे ना शो करके उसे हमें कहाँ शो करना पड़ेगा, इक्वेटोरियल पे शो करना पड़ेगा, तो ME ऐसे शो कर दीजिए। फिर उधर से भी अगर हम जाएं तो ME ऊपर जा रहा है, तो इस बार ME ऊपर जा रहा है, तो इसको हम एक्सियल पे ही इंटैक्ट रखते हैं, एक्सियल पोजिशन पे। तो दिस वन इज सेकेंड। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड वाला अगर बना लें फिर से, ये रहा, ये रहा। थर्ड वाले में आप क्या बनाएंगे, OTS, फिर से यहाँ पे OTS को मैंने यहीं पे वैसे ही शो करा है, उन्होंने उसको चेंज नहीं करा है। थर्ड पे ME नीचे, तो यहाँ पर आपका ME नीचे जाएगा, और उधर भी 1 2 3 में ME नीचे है, तो इसका मतलब ये हमें इक्वेटोरियल पे शो करना पड़ेगा, H आपका ये रहा, और ऐसे यहाँ पर भी H रहा। ये क्लियर हो गई सिचुएशन। अब उसने पूछा है कि SN1 रिएक्शन किसमें तेजी से होगी, तो SN1 के लिए मतलब कार्बोकेटाइन किसमें बन जाएगा जल्दी, तो देखो OTS ग्रुप लीव करेगा और कार्बोकेटाइन आपका फॉर्म होगा, यही तरीका है। OTS आप हटाएं और क्या बनाएं, कार्बोकेटाइन बनाएं। आप खुद सोचिए इन सब में सबसे ज्यादा किसमें OTS भागने की फिराक में है, इस वाले केस में। क्यों, क्योंकि यहां से ये स्टेरिक रिपल्शन फेस कर रहा है, वही 1 3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन जिसको बोला था, 1 3 1 2 3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन 1 2 3। तो इसको कहेगा भैया तू भाग जा, तो भाग करके क्या बना दे, कार्बोकेटाइन। इसमें दो लोग कह रहे हैं, इसमें सिर्फ एक ME कह रहा होगा और H भी कह रहा होगा, बट वहां पे ME जो है वो बड़ा ग्रुप है एज कंपेयर टू H, ठीक है। तो ये इसमें उतना नहीं है, और इसमें तो खैर H कह रहे होंगे, तो H से भी इंटरेक्शन ME के कंपैरिजन में जो होगा, OTS को जो पुश कर रहा होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कार्बोकेटाइन किसमें आपका बहुत तेजी से बनेगा, फर्स्ट वाले केस में बहुत तेजी से कार्बोकेटाइन बनेगा, OTS लीव कर जाएगा। फिर तो आपको पता ही है कार्बोकेटाइन जो है वहां पे, कार्बोकेटाइन कैसी स्पीशीज होती है, प्लेनर स्पीशीज होती है, तो फिर तो ये 1 3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन की हम बात नहीं कर रहे होंगे वहां पर, ये OTS ही चला जाएगा। तो सबसे तेजी से कार्बोकेटाइन फर्स्ट में बनेगा, फिर अगला सेकंड में बनेगा, और सबसे पीछे जाएगा किसमें, थर्ड में। तो इस वाले केस का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 1 2 3 दिया हुआ है, तो A इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें कार्बोकेटाइन बनना जल्दी फेवरेबल होगा, क्यों, क्योंकि OTS तो वैसे ही लीविंग ग्रुप है, बाकी ME जो लगे हुए हैं वो भी पुश करके उससे कह रहे हैं भाग, जल्दी भाग, ताकि हमारा कार्बोकेटाइन बन सके। तो इसलिए यहां पे जो रेट होगा दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, फास्टर। तो आई होप दिस इज क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप, मैं सजेस्ट करूंगा पॉज करके वीडियो सॉल्व करें। इनफैक्ट हर क्वेश्चन में आपको यही करना चाहिए, पॉज करिए, पहले एक बार अपने तरफ से ट्राई करिए, जब ना समझ में आए या आंसर आपका मैच ना करे तब फिर उसे देखें, वरना खुद से मैच कर गया तो गुड, देखिए क्या रीजन आपका सही है, जो रीजन मैंने बताया वैस वो है कि नहीं। सो इन द फॉलोइंग रिएक्शन कंपाउंड B इज, ठीक है, कंपाउंड B की बात कर रहा है, इसको बेचारे को कैपिटल कर देते हैं, कंपाउंड B इज क्या है हमें बताना है। सो लेट्स लुक, देखते हैं क्या है कंपाउंड B। तो भाई Mg दिया हुआ है 1 इक्विवेलेंट, तो आपको पता है ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की सिंथेसिस करी जाती है विद द हेल्प ऑफ एल्किल हैलाइड्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे बनेगा, तो Mg के साथ ट्रीट कर रहे हैं, 1 इक्विवेलेंट है, ब्रोमाइड दिया हुआ है बट उसने 1 इक्विवेलेंट दिया हुआ है, तो दोनों ही Br वैसे तो आइडेंटिकल है, कहीं भी बना दीजिए, हमें परेशान होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो MgBr बना दीजिए। तो पहला स्टेप हो जाएगा आपका A जो होगा ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्यों लेते हैं, सब लोगों को पता ही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वो क्या होता है, स्ट्रांगली बेसिक, MgBr डेल्टा प्लस, और ये रहा क्या, डेल्टा माइनस, स्ट्रांगली बेसिक है। तो स्ट्रांगली बेसिक होने की वजह से अगर ड्राई कंडीशन नहीं होंगी आपकी तो वो H खा लेगा, वहाँ पे H जुड़ जाएगा फिर, या कहीं से भी एसिडिक H हल्का सा भी मिल गया, बस खत्म, यहाँ पे माइनस चार्ज है। अब उसने इसको हीट करा हुआ है, अब क्या करोगे यार, हीट कर रहे हो तो आप समझ ही गए होगे, इसको ऐसे अगर हम पोलराइज करके लिख दे इस तरह, तो ये सिचुएशन बन गई, और ये रहा तेरा Br, तो ये क्या होगा, जंप करेगा, ये ग्रुप क्या है तेरा, लिविंग ग्रुप है, MgBr2 बन जाएगा। तो B आपका, अगर हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात करें तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यू गेट दिस, प्लस साथ में आपका क्या फॉर्म हो गया, MgBr2, ये प्रोडक्ट आपका
बन जाएगा। इंटरनली ऑब्वियसली एलिमिनेशन क्या होगा, ज़्यादा फेवर्ड होगा मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए यहां पर क्या दिया, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। देखिए क्या दिया हुआ है यहां पर, ये एक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, एन एन उसके अंदर है। ऑब्जर्व करते हैं पहले थोड़ा इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। और 2 Br लगे हैं, C डबल बॉन्ड और Me लगा हुआ है, और NaOH के साथ पहले वो ट्रीट कर रहा है, NaOH विद वाटर के साथ, और फिर HCl विद वाटर के साथ ट्रीट कर रहा है। मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो देखते हैं जरा क्या है इस क्वेश्चन में। तो लेकर आते हैं, इसे उठाते हैं। तो आपको क्या दिया हुआ है कंपाउंड, ये रहा, लेट्स पुट दिस N, ये रहा H, ये रहा, देन वी हैव डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका Br दिया है, ये आपका Br दिया है, और यहाँ पर N था, इसको मैं बनाना भूल गया, डबल बॉन्ड, ये N है, और यहाँ पर लगा है Me, ये दिया हुआ है। अब बेस आपने डाला हुआ है, भाई ढंग से नोटिस करो, ये तो H एसिडिक है, एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। देखो C डबल बॉन्ड O के साथ भी है, सब जगह H प्लस हटने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या हो सकता है, स्टेबलाइज हो सकता है। और आपने NaOH डाला हुआ है, एसिड बेस रिएक्शन तेजी से होती है, तो NaOH सबसे पहला काम क्या होगा, जो भी आपका OH माइनस है वो आएगा, इसके एसिडिक H को खाएगा। तो देखिए जरा क्या बनेगा, तो N, ये रहा N डबल बॉन्ड, यहाँ पे रहा N, एंड देन वी हैव दिस, दो Br भी लगा रखे हैं, देखेंगे उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। डबल बॉन्ड O आ गया, और ये रहा नेगेटिव, और ये रहा, और यहाँ पर साथ में एक Me भी लगा हुआ है। अब इस जरा कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। देखो मैं सोच कैसे रहा हूं, मेरे दिमाग में चल क्या आ रहा है, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे NN अगल बगल दिख रहे हैं, एडजेसेंट पोजीशन पे लगे हुए हैं, तो मैं उस डायरेक्शन में जा रहा हूं जहां पे नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन फेवर्ड हो। तो मैं उसी तरफ बढ़ रहा हूं धीमे धीमे, क्योंकि NN दिख रहे हैं, तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन फेवर्ड होगा, क्योंकि नाइट्रोजन गैस आपकी एक स्टेबल गैस है। और ऑप्शन में भी कुछ कुछ दिख रहा है, खुला उन्होंने बनाया हुआ है, साइकिल को तोड़ा है, तो लेट्स लुक इनटू दैट, एक बार देखते हैं उसको करके, ठीक है, कि बनता है कि नहीं बनता है नाइट्रोजन गैस। तो देन व्हाट विल हैपन, ये यहां पर जंप करेगा, ये आगे जाएगा, ये जैसे ही आगे जाएगा, ये आपका ब्रोमीन जो है वो क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है आपका, तो इट विल लीव। तो बनाते हैं इसको भी जरा फटाफट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये सिचुएशन अब बन गई है, यू हैव N हेयर, ये रहा डबल बॉन्ड N रहा, ये और फिर डबल बॉन्ड O रहा, और यहां पर आ गया, एंड देन वी हैव Me, और ये रहा आपका एक Br। तो सिचुएशन ये क्रिएट हो गई है, N डबल बॉन्ड N। अब इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या हो सकता है। अब ये C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, OH माइनस आपका अभी भी प्रेजेंट है, तो वी हैव OH माइनस। तो देखते हैं, तो OH माइनस इस पे भी अटैक कर सकता है, इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है C डबल बॉन्ड O में, राइट, जैसे आपने पढ़ा भी होगा एल्डिहाइड कीटोन्स या एसिड डेरिवेटिव्स में आप कराते हैं जब मैकेनिज्म्स देखते हैं वहां पर, तो ये अटैक करेगा। तो ये C पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। देखिए मैं चार्ज की एनालिसिस कर रहा हूँ, चार्ज कैसे हुआ, पहले एसिड बेस वाला पार्ट देखा, फिर मैंने रेजोनेट कराया, ये ऑब्जर्व करा, अब मैं देख रहा हूँ प्लस माइनस का इंटरेक्शन, ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा वापस, ये वापस लौटेगा। जब ये वापस लौटेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड तो नहीं हो सकते, और ये लीव करना फेवरेबल भी होगा, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N बन रहा है। जैसे ही N2 बनेगा, अब N का ऑक्टेट आप एक्सपैंड नहीं कर सकते, लोन पेयर प्रेजेंट है, ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो इट इज लाइक दिस, N2 गैस बना, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो देखिए क्या प्रोडक्ट में बन रहा है, C, और इसको प्रॉपरली लिखना चाहिए इनफैक्ट, तो ये हो जाएगा C, पहले से एक डबल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, C जैसे ये इधर आया, Br लीव करेगा, एंड यू गेट CH3, मतलब Me यहां पे शो कर देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, और आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा COOH। COOH तो नहीं बनेगा, COO माइनस बनेगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि बेसिक कंडीशन आपने रखी हुई है, बेसिक कंडीशन में आपका COH जो बनेगा अपने H प्लस को लूज कर देगा, राइट। तो ये ध्यान रखिए, कार्बोक्सिलेट बना है।
बाद में जब आप इसका एसिड से आपने इसे ट्रीट करा हुआ है तो C ट्रिपल बॉन्ड C और ये बन गया COOH एंड यू गेट व्हाट Me, ये बन जाएगा। और साथ में आपका कौन सी गैस बनी थी, नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन। बाकी वाटर बना था जब इसने, यहाँ पे लिख देता हूँ -H2, जब उसने एसिडिक H को क्या करा था, खाया था। और साथ में आपका NaBr बनेगा, ये Br भी तो आपके लीव ही करे थे, तो अगर सारे प्रोडक्ट लिखने की बात करें तो साथ में आपका NaBr का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सारे लिखे हुए NaBr बन गया, वाटर बन गया, नाइट्रोजन गैस बन गया, ये सारे प्रोडक्ट आपके यहाँ पर फॉर्म होंगे और ये तो बनेगा ही बनेगा। तो आप चेक करिए ये किससे मैच कर रहा है, ए से मैच कर रहा है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए अच्छा सा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सोचना था इसमें। वैसे ऑप्शन देख के भी कैसे आप समझ सकते हैं, कभी कभी ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है, बट कभी कभी कोई थोड़ा अलग सा ऑप्शन होता है तो आपको उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ही उसका आंसर हो जैसे इस वाले केस में हुआ। बट ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कभी कभी जय ऐसे रैंडमली कोई ऑप्शन भी दे देता है और सही आंसर भी रहते हैं उसमें। तो आप ये ना सोचिएगा कि जहाँ जब भी कोई पेक्युलियर सा दिख रहा है आपने उसे टिक मार्क कर दिया, तो वहाँ पे आप मार्क्स क्या कर सकते हैं, मार्क्स लूज कर सकते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर, ये सबको समझ में आ गया होगा। एसिडिक H को हटाना, देखिए मैंने बिल्कुल सिस्टमैटिकली चला। कैसे, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। OH माइनस है आपका बेस है, उसने क्या करा, एसिडिक H हटाया, बिल्कुल कहीं पर कोई डेविएशन नहीं, H हटाया, नेगेटिव चार्ज को मैं आगे ले गया, दिमाग में मेरे क्या घूम रहा है, नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन। जैसे ही मैं आगे ले गया, ये बॉन्ड आगे गया, मुझे दिखा Br क्या कर सकता है, लीव कर सकता है, ये करा। फिर अब उसके बाद OH माइनस क्या करेगा, C डबल बॉन्ड O पे अटैक करेगा, वहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आपका प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O आपको पता है पोलराइज रहता है। ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को तो अपनी तरफ पुल करता ही करता है, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स को और भी ज्यादा पुल करता है, जिसकी वजह से C डबल बॉन्ड O पे क्या आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है एल्डिहाइड कीटोन्स में, दैट इज सब्सटेंशियल अमाउंट, जिसकी वजह से उनकी रिएक्टिविटी आती है। तो वही मैंने अटैक करा दिया, ये इलेक्ट्रॉन लौट आएंगे, ये लीव कर जाएगा, और जब लीव करा तो नाइट्रोजन गैस बनती हुई मुझे दिख गई, बस। बाकी इस तरह करके Br को हमने लीव कराया। सो आई होप दिस इज क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा। सो गुड क्वेश्चन। आगे देखें, दिया हुआ है अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, देखें सब लोग, ऑफ सोल्वोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब सोल्वोलिसिस कहने का मतलब है हमें किस डायरेक्शन में सोचना है, SN1 की डायरेक्शन में सोचना है। और यहाँ पे कार्बोकेटाइन आपके स्टेबल भी बन रहे हैं, ज़्यादातर जगह दिख रहे हैं, यहाँ अनस्टेबल बन रहा होगा। वो सोल्वोलिसिस मतलब सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल आकर के इस पर अटैक करेगा, तो अगर वाटर होगा तो वाटर आकर के इसके ऊपर अटैक करेगा और Cl को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। इट विल लाइक दिस। Which of the following substrate would lead to maximum racemization? अब रेसमाइजेशन की बात कर रहा है, तो आपको पता है रेसमाइजेशन की बात कर रहा है, तो SN1 में आपका मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, कार्बोकेटाइन आपका फॉर्म होता है, और अगर वहाँ पे कायरलिटी आ सकती है तो न्यूक्लियोफाइल जोड़ने के बाद, तो वहाँ पर आपके दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, एक रिटेंटेड वाला और एक इन्वर्टेड वाला। तो वहीं पर हम रेसमिक मिक्सचर की बात करते हैं, तो लेट्स लुक इनटू दैट कि क्या दिया हुआ है, क्या हो सकता है। तो अगर उसने बोला है किसमें जल्दी रेसमाइजेशन होगा, तो आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि SN1 रिएक्शन में एक्चुअली में क्या होता है, कंप्लीट रेसमाइजेशन नहीं होता है, कंप्लीट रेसमाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन फॉर्म होने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा ही लगेगा। तो उतनी देर में न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं, ऑपोजिट साइड से आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, ज्यादा उनकी जुड़ने की प्रोबेबिलिटी होती है, वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए बोलते हैं SN1 रिएक्शन रियरली प्रोसीड्स विद रेसमाइजेशन। आई होप मैं क्या कह रहा हूं आप लोग समझ रहे होंगे। मैं इस बात के बारे में बात कर रहा हूं कि मान लीजिए यहां पे आपने Cl लगाया, ये है, ये कोई ग्रुप लगा है, ये रहा, और ये रहा आपका, ये ब्रोकन वेज कर देते हैं, इसे सॉलिड वेज कर दिया। अब यहां पर आपको पता है कि अगर SN1 की बात कर रहे हैं तो यू नीड टू फॉर्म व्हाट, कार्बोकेटाइन बनाना पड़ेगा। ये इस तरह ये आ गया प्लस चार्ज शो करा हुआ है। अब कार्बोकेटाइन अगर आपको बनाना है तो ठीक है, इट विल, और यही आपका RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो होता क्या है, इस बॉन्ड को टूटने से पहले ही न्यूक्लियोफाइल का यहां पर जमावड़ा बन जाता है। अब जब यहां ज्यादा न्यूक्लियोफाइल इकट्ठा हो जाएंगे, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इस कार्बन पे कैसा चार्ज प्रेजेंट है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो जब ये बॉन्ड टूटता है तो उस केस में न्यूक्लियोफाइल इधर से भी जुड़ सकता है, इधर से भी जुड़ सकता है, बिकॉज ये प्लेनर है।
बट यहां से थोड़ा सा जुड़ने की टेंडेंसी जो होती है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो इसीलिए इन्वर्टेड वाला जो प्रोडक्ट होता है, ऑपोजिट साइड से जुड़ जुड़ करके बनता है, वो थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू व्हाट रिटेंटेड। तो 50-50% वाली प्रोबेबिलिटी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, चांसेस जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि रेसमाइजेशन कब ज्यादा, जितनी जल्दी ये कार्बोकैटायन फॉर्म होगा उतनी जल्दी आपका सेम बैटल ग्राउंड न्यूक्लियोफाइल के लिए अवेलेबल हो जाएगा, चाहे वो इधर से जुड़े या उधर से जुड़े। और अगर सेम अवेलेबल हो गया, दोनों तरफ से जुड़ने के लिए उसको मिल गया पी ऑर्बिटल, तो उस केस में आपका रेसमाइजेशन अच्छा होगा। तो हम लोग यहां एक स्टेटमेंट भी बोलते हैं, मोर द स्टेबल कार्बोकैटायन इज, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उसमें मोर इज द रेसमाइजेशन, क्योंकि कार्बोकैटायन अगर स्टेबल बन रहा है तो ये स्टेप उतनी तेजी से हो जाएगा, फट से होगा। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन उतना तेजी से ये स्टेप हो जाएगा। और अगर कार्बोकैटायन बन गया तो न्यूक्लियोफाइल आपका दोनों तरफ से जुड़ सकता है, और अगर आपको वहां पर इनएंशियोमर्स मिल रहे होंगे इन केस, तो फिर रेसमाइजेशन बन जाएगा। वो डिपेंड करता है कि कायरल कार्बन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो बस इस क्वेश्चन में यही लॉजिक लगाना है। तो चेक करिए इसमें सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कहां बनेगा। तो अगर हम सब कार्बोकैटायन बनाए यहां पर ऑब्जर्व करें, तो ये आपका दिख रहा है OMe, एक ऐसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। और ये रहा आपका, यहां पर कार्बोकैटायन बन जाएगा, और यहां पर आपका H लगा है, Me लगा है। मैं फटाफट कार्बोकैटायन यहां पे शो कर देता हूं। तो ये हो गया। अब OMe ग्रुप इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। आपको पता है Me भी यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये रेजोनेंस से इस रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच कर रहा है, मतलब कार्बोकैटायन को क्या कर रहा होगा, स्टेबल करेगा। इस वाले में अगर देखें तो यहां भी बनेगा कार्बोकैटायन, इसमें जो कार्बोकैटायन बनेगा उसमें तो NO2 ऐसी तैसी कर देगा, क्योंकि NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। बेंजीन रिंग से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अपनी तरफ पुल कर लेगा। इसमें OMe माइनस आई इफेक्ट देगा, बट अपने प्लस M इफेक्ट से भी तो इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, और रेजोनेंस वाला ज्यादा फेवरेबल होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है। इसमें सिर्फ ये हो रहा है CH3 की वजह से, और क्या प्लस आई इफेक्ट, या D की वजह से प्लस आई इफेक्ट, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन की अगर हम बात करें, जिसमें रेसमाइजेशन सबसे तेजी से होगा, वो D है। D सबसे स्टेबल है। D, इनफैक्ट अगर आप ऑर्डर जानना चाहते हैं तो मैं ऑर्डर बता देता हूं। D के बाद अगला हो जाएगा C। C के बाद ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां पर बैठा हुआ है, NO2, और ये CH3 लगा हुआ है, और D लगा हुआ है। तो CH3 तो कॉमन है, D प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, NO2 क्या कर रहा होगा, माइनस आई इफेक्ट और माइनस M इफेक्ट से D कम से कम थोड़ा बहुत तो प्लस आई इफेक्ट दे ही रहा है ना, तो उससे स्टेबिलिटी आएगा। तो उस केस में हो जाएगा DCA, और ये रह जाएगा B। तो ये इसका नेचर कैसा हो गया है, EW जैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसा। इट विल बी लाइक दिस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ओनली। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। तो लॉजिकली ऐसे करेंगे जो मुझे समझ में आ रहा है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इन्होंने क्या दिया हुआ है, ये कंपाउंड दिया हुआ है आपका, और 1 इक्विवेलेंट ऑफ MgCl दे रहा है। देखिए सब लोग ट्राई करें, और वाटर के साथ ट्रीट कर रहा है, मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, दो यहाँ पे ईथर दिया है, बट हम स्टिल इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Me माइनस Mg, मतलब यहाँ डेल्टा माइनस है, और ये हो गया आपका डेल्टा प्लस। अब ये आएगा और इपॉक्साइड के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं इपॉक्साइड की ओपनिंग जब कराते हैं बेस की प्रेजेंस में, तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करा जाता है। तो यहाँ तो आइडेंटिकल है, कहीं भी अटैक करा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अटैक करा देता हूँ, ये मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। यहाँ अटैक कराया, जैसे ही अटैक कराएंगे ये क्या कर जाएगा, ओपन अप कर जाएगा। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो 5 मेंबर्ड रिंग आपको दी हुई है, ये रहा, और ये आपको दिया हुआ है, एंड देन वी हैव O विथ S, और देन ये रहा ये, एंड ये, और फिर आपने यहां पे Me का अटैक करा है, तो यहां पर O माइनस आ जाएगा। ये रहा आपका Me, कर दिया, SN2 जैसा हो गया, यहां पे अटैक करा है। अब ये जब बना, तो अब ये अभी भी स्ट्रेन्ड है,
देखो ऑप्शन देख के भी कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि यार साइकिल जुड़ रही है, यहाँ पे टेंडेंसी है जुड़ने की। तो व्हाट विल हैपन, ये इस पर अटैक कर देगा, ये ओपन अप हो जाएगा और ये आपका फॉर्म होगा। ये रहा, यू हैव O माइनस, और यहां पर इसने अटैक करा है तो देखिए कितने मेंबर रिंग बन जाएगी। ये रहा O, ये रहा ये Me। दिस इज व्हाट यू विल गेट। देखो ऐसे ऑप्शन देखकर भी आपको समझ में आ रहा है, बाद में उसने वर्कअप किया होगा और यहाँ पे क्या कर जाएगा, H आपका जुड़ जाएगा। तो फाइनल आंसर बना लेते हैं फटाफट। ये रहा वर्कअप के बाद, यू गेट व्हाट, OH, और ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये और फिर उसके बाद ये वी हैव Me और OH आ गया। तो किस वाले में ये आंसर मैच कर रहा है, बी से मैच कर रहा है। सो बी इज द व्हाट करेक्ट आंसर। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। दिस इज क्लियर। हाँ जी ठीक है, वो मैं कुछ चेक कर रहा था, वो जस्ट चेकिंग। हाँ जी डी इसका ठीक है। फिर इसके बाद था सी, राइट, इसमें इट शुड बी नेट में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होना चाहिए, नेट में। चलो ठीक है, लग तो ये रहा है उसमें। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर, तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया हुआ है आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑर्डर फॉर SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन का आपको करेक्ट ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए जरा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ऑब्जर्व करें जरा हाउ यू विल डू इट, क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो हाँ, अब हमें पता है SN1 की बात हो रही है, SN1 रिएक्शन है, तो आपको पता है वहां पर कार्बोकैटायन बनेगा। और यहां पे इन्होंने Cl को जो लगा रखा है हर जगह, वो कौन सी पोजीशन है, ब्रिज हेड पोजीशन। अगर आप नोटिस करें तो Cl इज प्रेजेंट एट ब्रिज हेड पोजीशन, ये है ब्रिज हेड। और ब्रिज हेड पोजीशन पे वी नो दिस थिंग वेरी वेल कि ब्रिज हेड पोजीशन पे प्लेनरिटी लाना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो इसी को हम ऐसे भी शो करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसी को वी शो इट लाइक दिस, ये रहा। और अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं तो आपने ये अक्सर देखा हुआ है, तो मैं इसीलिए वो बना देता हूं। और यहां पर आप क्या लगा करके बैठे हैं, Cl लगा करके बैठे हैं। इसमें क्या होगा, इसमें स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो आपका जो यहाँ ब्रिज है इसमें कार्बन बढ़ा दिए गए, तो ये रहा, ये एक कार्बन बढ़ गया, और ये रहा Cl। खैर वहां तो है ही नहीं कुछ भी, ये रहा आपका Cl, ये दिया हुआ है। अब SN1 रिएक्शन आपको करानी है, तो खुद सोचिए, ब्रिज हेड पोजीशन पे हम जानते हैं, डिस्कस कर भी चुके हैं कि प्लेनरिटी लाना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो अगर आप कार्बोकैटायन बनाएंगे तो वो कार्बोकैटायन फेवरेबल ही नहीं होगा, क्योंकि उसकी ट्रांजिशन स्टेट जो होगी वो क्या होगी, हाईली अनफेवरेबल। तो प्लेनरिटी लाना मुश्किल है, तो यहाँ कार्बोकैटायन बनाना मुश्किल है, यहाँ कार्बोकैटायन बनाना मुश्किल है, यहाँ कार्बोकैटायन आसानी से बन जाएगा क्योंकि ये ब्रिज हेड पोजीशन नहीं है। तो SN1 रिएक्शन में थर्ड जो है वो तो सबसे आगे आने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड को सबसे आगे कर देते हैं, थर्ड। अब आते हैं इसमें डिसाइड करने में, इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे। इन दोनों में अगर हमें डिसाइड करना है, देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज मोर रिजिड, यहां पे एक ही कार्बन प्रेजेंट है, तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इसमें प्लेनरिटी लाना बहुत मुश्किल है। जबकि यहां पे एक कार्बन आ गया तो स्टिल ये जो तीसरा बॉन्ड है, जो एक्चुअल में क्या है, ये भाई ये ब्रिज वाला जो बॉन्ड है ये एक्चुअली में अंदर की तरफ है। देखिए अगर आप विजुलाइज करें, ये कार्बन ये अंदर है, एक कार्बन बढ़ा देंगे थोड़ा ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लेनरिटी लाना थोड़ा बेटर हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। मतलब ये तीन बॉन्ड एक प्लेन में आ सकते हैं, अगर कंपेयर करें तो। आना नहीं चाहेंगे वो बात अलग है, अगर कंपेयर करें तो बेटर है। तो ये वाला कार्बोकैटायन इसके कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो दिस कार्बोकैटायन इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। बनाना हम चाहेंगे नहीं, बट हाँ तब भी ये वाला जो कार्बोकैटायन बनाएंगे, दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये दिस इज मोर रिजिड, रिजिड बोल सकते हैं, ये अपने आप को डिस्टर्ब करना नहीं चाहेगा, एक ही कार्बन है, इसमें क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा आ जाएगी। तो थर्ड सबसे ज्यादा, फिर हो जाएगा इसके बाद 2
और फिर अगर हम बात करेंगे देन इट विल बी 1। 1 वाले में हम SN1 के क्या बोलेंगे कि सबसे कम रेट हो जाएगा। तो 3 सबसे ज्यादा, 2 सेकेंड नंबर पे और फिर 1। 3 2 1, 3 2 1 कहां पे दिया है? बी में दिया है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा इसको। और इनफैक्ट SN1 की यहाँ पर बात कर रहे हैं, वैसे तो SN2 यहाँ कराना बहुत मुश्किल ही हो जाएगा। क्यों मुश्किल होगा? यहाँ पर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है। बट इन केस अगर आपसे पूछेगा SN2 के लिए भी, इन दोनों में अगर आप कराने जाते हैं तो ध्यान रखिएगा SN2 में भी जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वहाँ पे आपको पता है हाइब्रिडेशन sp2 हो जाता है। तो sp2 अचीव करना इसमें ज़्यादा पॉसिबल होगा इफ़ वी कंपेयर इट, इसके कंपेरिजन में। तो SN2 का भी अगर कोई आपसे इसमें रेट पूछ ले, वैसे तो करना नहीं है, यहाँ पे कोई पूछ लेगा तो हम क्या बोलेंगे? ये इसमें ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, इन दोनों की बात करी जाए तो। ठीक है, वहां तो होगा ही होगा। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। नेक्स्ट दिया हुआ है, आपको बताना है करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर E2 रिएक्शन विद एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH में हम E2 करा रहे हैं, अच्छी बात है, पता है हमें। ठीक है, तो देखिए यहां पे उसने आइसोटोप्स दिए हुए हैं। तो अगर हम इसको प्रॉपर्ली लिख लें तो यहां पे एक्चुअली में आपको क्या दे रखा है? मीथिल दे रखा है, CH3 दे रखा है। यहां पर क्या दे रखा है? CH3 दे रखा है। और यहां पर भी क्या दे रखा है? CH3 दे रखा है। अब आप सबको ये बात जरूर पता होगी कि अगर हम बॉन्ड एनर्जी देखें तो CH बॉन्ड एनर्जी इज सबसे कम होगी, CD की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और CT की बॉन्ड एनर्जी और भी ज्यादा हो जाएगी। हाइड्रोजन मतलब प्रोटियम, D ड्यूटेरियम हो गया, T हो गया आपका ट्रिटियम विच इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। आपको पता है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जिसका नेचर में एग्जिस्टेंस बहुत 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 कम होता है। मेजरली आपका प्रोटियम ही प्रेजेंट होता है। तो हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हो गया। तो ये CH बॉन्ड आपका रिलेटिवली कमजोर होता है, CD बॉन्ड स्ट्रांग होता है, CT और स्ट्रांग होता है, क्योंकि जो वाइब्रेशंस होते हैं C और H के बीच में वो ज्यादा होते हैं, तो बॉन्ड उतना स्टेबल नहीं होता है। CD में वो वाइब्रेशन ऑक्सीलेशंस जो होते हैं, वाइब्रेशंस वो कम हो जाते हैं, CT में और भी कम हो जाते हैं, तो बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो याद रखिएगा किसी कॉमन एलिमेंट के साथ हैवियर आइसोटोप का जो बॉन्ड होता है, किसी भी कॉमन एलिमेंट के साथ जो हैवियर आइसोटोप का बॉन्ड होता है वो क्या होता है? स्ट्रांग होता है। तो CH, CD, CT। अब जब आप यहां पे एल्कीन बनाएंगे तो आपको पता है बीटा एलिमिनेशन करना है। जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है उसके बगल वाले कार्बन से आपको क्या हटाना है? हाइड्रोजन या उसके आइसोटोप को हटाना है। तो किसमें हटाना ज्यादा आसान होगा? तो इसमें आसान होगा। क्यों? क्योंकि CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या है? सबसे कम है। CD में बॉन्ड आपका स्ट्रांग हो जाएगा, CT में बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तो उससे बॉन्ड तोड़ करके हटाना आपके लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो 1 2 और 3 हो जाएगा। E2 की हम बात कर रहे हैं तो 1 2 एंड 3। तो इसमें बहुत तेजी से आपका बनेगा। सेकंड उसके पीछे, थर्ड उसके पीछे। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? बॉन्ड एनर्जी। ये मैंने यहाँ जो डेटा लिखा है किसका लिखा है? बॉन्ड एनर्जी का। एप्सिलॉन सिंबल से हम केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी क्वेश्चन में आप चाहे तो मॉडिफिकेशन, अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछूं कि E1 के लिए क्या होगा भाई, तब बताइए, तब क्या होगा अगर ये E1 दिया होता? या मान लीजिए E1 छोड़िए, मैं पूछूं कि यहाँ पे सोल्वोल SN1 करा रहे हैं, SN1 रिएक्शन करा रहे हैं, तब क्या होगा? तो देखिए SN1 अगर आप करा रहे हैं या E1 करा रहे हैं तो कार्बोकैटायन आप बनाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर कार्बोकैटायन बनाऊं, मैं SN1 के लिए कर देता हूं, आप वहीं से समझ जाएंगे। तो अगर हम यहां से हटाएं तो देखिए क्या बनेगा? CH3 और ये रहा CH3 प्लस। इधर आइए, जब यहां पर हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? CD3 और ये बन गया CD3 प्लस। और इधर से जब आप हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? CT3 और ये CT3, देन वी हैव CT3 और ये रहा प्लस। अब यहां पर स्टेबलाइजेशन की बात करी जाए तो यहां पे एक बहुत मजेदार बात है, किसमें सबसे ज्यादा, इनफैक्ट ये अपने आप में क्वेश्चन है कि इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है? तो ये वाला कार्बोकैटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। आपको पता है फर्स्ट स्टेप ही SN1 में क्या होता है? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ
कार्बोकेटाइन। जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना मजा आ जाएगा उसमें, ठीक है, उतनी जल्दी वो बनेगा, तो रेट वहां पर क्या हो जाएगा आपका ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे कार्बोकेटाइन की अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, फिर ये आएगा और फिर लास्ट में आएगा। अब क्यों ऐसा? बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन जो कि आपका ज्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, उसको हम प्रेफरेंस देंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन यहां पर होगा, हाइड्रोजन या इसका आइसोटोप होगा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन हम यहां पर शो कर सकते हैं। तो किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा बेटर होगा? इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि CH बॉन्ड रिलेटिवली कमजोर है। भाई हाइपर कॉन्जुगेशन में आप क्या करते हो? CH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आगे मूव कर देते हो, डीलोकलाइज कर देते हो, कार्बोकेटाइन की तरफ भेज देते हैं। मैं यहां पे शो एक स्ट्रक्चर एटलीस्ट शो कर ही देता हूं। तो ये रहा CH2 और ये रहा H और ये C और यहां पर Me और ये पॉजिटिव और ये रहा Me। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में ये जो बॉन्ड है ये इसको यहां आपने रेजोनेट करा और ये बन क्या जाता है? CH2 डबल बॉन्ड CMe और ये रहा Me और यहां शो करा H+। ये एक स्ट्रक्चर बना है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करा है। ऐसे ही बाकी इन दो से भी हो जाएगा, फिर इन तीन से भी, इनसे, मतलब ओवरऑल 9 यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करेंगे? आपकी शो करेंगे। तो इसमें आसानी से होगा क्योंकि CH बॉन्ड वीकर होता है। तो दैट्स व्हाई दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। ये कार्बोकेटाइन आपका ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो जब ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है तो SN1 के रेट अगर आपसे पूछा जाएगा तो किसमें ज्यादा होगा? इसमें ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ SN1 का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा? क्या होगा? CMe3Cl, फिर इट विल बी ग्रेटर देन C। अब इसको लिखेंगे C और ये आ जाएगा आपका, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, CMe3 नहीं, ठीक है, CMe3 और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा CD3 होल थ्राइस, इट इज लाइक दिस, और ये रहा Cl और फिर आ जाएगा आपका CT3 होल थ्राइस और ये रहा Cl। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ SN1। इनफैक्ट इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट भी एक यूज होता है एक टर्म, और ये सेकेंडरी बोला जाता है। इसको सेकेंडरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे रेट में फर्क सीधे उस आइसोटोपिक बॉन्ड की वजह से नहीं आ रहा है, बल्कि उसके नेबर्स में जो आइसोटोप हैं उनके इफेक्ट की वजह से रेट में फर्क आ रहा है। तो प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट तब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी आप जनरली जो हम पढ़ते हैं कि मान लीजिए आपको O16H दिया हुआ है, अल्कोहल एक दे रखा है, और जस्ट अ मिनट, हाँ ये दिया हुआ है, और ऐसे ही ये आपको O18H दिया हुआ है। अब आपको पता है, और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की अगर हम बात करें तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में आप क्या करेंगे? कार्बोकेटाइन बनाएंगे। तो किसमें कार्बोकेटाइन एसिड के प्रेजेंस में किसमें कार्बोकेटाइन ज्यादा आसानी से बन जाएगा? इसमें बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन और O16 का बॉन्ड रिलेटिवली वीकर होगा एज कंपेयर टू कार्बन और O18 का बॉन्ड। अभी मैंने एक्सप्लेन करा, हैवियर के साथ जो बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है? स्ट्रांग हो जाता है। तो ये आसानी से बन जाएगा। तो यहां पे कार्बोकेटाइन बना तो वो फेवरेबल हो जाएगा। तो यहां पर सीधे ये बॉन्ड इन्वॉल्व है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, जिसकी वजह से रेट में फर्क आया। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट मतलब वो डायरेक्ट बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं है, उसके नेबर में ऐसे चीजें प्रेजेंट है, जैसे यहां CD3 और CMe3 या CD3CH3 या CT3 प्रेजेंट है, जो क्या कर रहे हैं? उसके रेट पर फर्क ला रहे हैं। दिस इज सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। तो सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट की वजह से हम यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर देंगे? ये ऑर्डर एक्सप्लेन कर देंगे ऑन, मैं लिख देता हूं, बेसिस ऑफ सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। So you get this. I hope इससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता चली होंगी, या पता है तो रियली गुड, अप्रिशिएट करिए, उसे नहीं पता है तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। देखिए जरा भाई क्या करना है इस क्वेश्चन में, समझते हैं जरा। तो ये दिया हुआ है आपको कंपाउंड, ऑब्जर्व करें जरा।
यहाँ भी एक अच्छी बात आपको पता चलेगी, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक डीकार्बोक्सिलेशन का यूज हो रहा है, मैंने बता दिया पहले ही आपको। करिए ट्राई, देखते हैं, देखें कैसे क्या होगा, मैं तो कर ही दूंगा। तो देखो जरा कैसे करेंगे इसको, आप पहले प्लीज पॉज योर वीडियो एंड इसको करिए ट्राई। ये दिया हुआ है बेस, बेस के साथ में कर रहा है हीट, ठीक है, तो ही इज हीटिंग, ही या शी जो भी है, हीट हो रहा है यहाँ पे। अब स्टडी करते हैं, मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो लिखते हैं जरा, ठीक है। सो वी हैव दिस सिचुएशन हियर, ये आपको दिया हुआ है, क्या लगा है, बी आर लगा है, COH लगा हुआ है, सो वी हैव बी आर हेयर। तो देखो पहले तो बेस की प्रेजेंस में आप हीट कर रहे हो, तो पहले तो मैं एल्कीन बनाऊंगा, इतना देख के भी समझ में आ रहा है यार, हर जगह आपके डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, ठीक है। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मैं करूंगा, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं, लेट्स ट्राई टू डू दिस। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करें अगर, तो ये H, तो अब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन अगर आपको करना है तो देखिए यहां ये जो मान लीजिए ये बॉन्ड अगर आपका ऊपर जा रहा है तो ये बॉन्ड कहां जा रहा होगा, COH बॉन्ड नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब यहां जो H लगा है वो भी ऊपर जा रहा होगा। तो हमें पता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए एंटी अरेंजमेंट चाहिए होता है, और यहाँ पे इसने ये ग्रुप लगा करके CMe3 ग्रुप फ्लिपिंग रोक कर रखी हुई है। तो आप चाहें तो इसका चेयर फॉर्म भी बना सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए मैं बना देता हूं आपके लिए चेयर फॉर्म। तो चेयर फॉर्म अगर आप बनाए तो इट विल बी लाइक दिस, CMe3 ग्रुप आप जानते ही हो लगा करके, बल्कि ग्रुप उसने फ्लिपिंग रोक दी है। तो मैं यहाँ ऊपर की तरफ शो कर देता हूँ, यहाँ इक्वेटोरियल ऊपर जा रहा है तो सॉलिड वेज को अबव और ब्रोकन वेज नीचे। फिर 1 2 3 COH ग्रुप उसने यहाँ पे शो करा है, C डबल बॉन्ड OH, तो ये रहा आपका COOH ग्रुप, और यहाँ पे आपका H भी प्रेजेंट रहेगा। बगल वाले कार्बन पे आते हैं, तो Br यहाँ पर दिया हुआ है, इट इज लाइक दिस, ठीक है। अब Br और H क्योंकि फ्लिपिंग नहीं हो सकती, वरना फ्लिपिंग होती तो कुछ हम और सोचते, अलग दिशा में जाते कि भैया ऐसा तो नहीं है कि फ्लिपिंग के दौरान ये ऑपोजिट साइड चले जाए और निकालना आसान हो। अभी Br भी ऊपर जा रहा है, H भी ऊपर जा रहा है, तो हम इधर की कार्बन की तरफ मुंह बढ़ाएंगे अपना भाई, देखते हैं इधर, इधर तो दोनों ही तरफ H है, ऊपर भी है H और नीचे भी H है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन करना आसान होगा, क्योंकि Br एंटी पेरिप्लेनर आपको पता है अरेंजमेंट होना चाहिए एलिमिनेशन के लिए, तो यहां से आप एल्कीन आसानी से बना सकते हैं। तो आपने यहां से एल्कीन बना ली, तो यहां पे एल्कीन आएगी, मतलब डबल बॉन्ड यहां पे आएगा। फिर से उसे लिख लेते हैं जरा, तो ये सिचुएशन ऐसी है, ये रहा, ये डबल बॉन्ड अब यहां पे आ चुका है, ठीक है, ये सब ध्यान देने की जरूरत है। और फिर आपका COOH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये रहा O, ये रहा H और ये रहा डबल बॉन्ड O, ऐसे लिखा है क्यों, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। और ये आपका CMe3 ग्रुप जो कि फ्लिपिंग होने से क्या कर रहा है, रोक रहा है, ये लाइक दिस। अब सुनिए जरा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट थ्योरी, इसके लिए मैं एक स्लाइड पहले ऐड करता हूं, फिर हम इधर आएंगे, इस पर लौटेंगे। देखिए जरा, मान लो आपको ये दिया बीटा कीटो एसिड का, तो आप डीकार्बोक्सिलेशन जानते ही हैं। मान लीजिए आपको ये एसिड दिया हुआ है CH2 and then we have alpha beta CH and then we have double bond CH2। मान लीजिए यहाँ एल्काइल ग्रुप भी लगे हो सकते हैं, मैंने H लगा करके एकदम सिंपल वाला केस ले लिया है। तो आपका यहाँ पर अनसैचुरेशन जो है एक्चुअली में कहाँ पर है, बीटा पे और गामा पर। और इसको अगर हम हीट कर रहे हैं, इफ वी आर हीटिंग इट, तो देखिए जरा क्या होगा। इसको पहले अच्छे से लिखते हैं, C, ये रहा O, ये रहा H और ये आपका रहा डबल बॉन्ड O, ये रहा यहाँ पे CH2 जो भी लगा हुआ है वो आपके ऊपर है जो लगाना चाहते हैं, चलो मैं भी H ही लगा देता हूँ, C और ये आपका डबल बॉन्ड C एंड देन H2, ये H है यहाँ पर। तो इसको लिखें जरा ऐसे। अब क्या होगा, देखिए ये हो सकता है H एसिडिक है, तो एल्कीन के साथ, एल्कीन आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, आपको पता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, तो H प्लस इस पे जुड़ सकता है, बिल्कुल जुड़ सकता है। ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, जैसे ये बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और ऑब्वियसली ये बॉन्ड C डबल बॉन्ड एक स्टेबल बॉन्ड है वो रहना चाहेगा, यहाँ भी C डबल बॉन्ड वो बनेगा और ये इधर चला जाएगा। तो
CO2 बना आपका, इस पे H जुड़ गया, पहली बात देखिएगा क्या क्या बना, CO2 गैस का फॉर्मेशन हुआ, C डबल बॉन्ड O बन रहा है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में डाला जाता है, और यहां पर आपका फॉर्म हो जाएगा इसकी अगर हम नंबरिंग कर दें 1 2 3 कर दें, या अल्फा बीटा गामा लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हमने उसे यूज़ करा हुआ है। 3 2 1, तो ये था आपका अल्फा, ये था बीटा, ये था गामा, ये रहा अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा के हिसाब से अगर हम आंसर करें तो डबल बॉन्ड ऑफ अल्फा और बीटा के बीच में आ चुका है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, अगर वो देखिए आइसोटोपिक लिविंग करता तो आपका आंसर यहाँ पे उस हिसाब से आता। तो C14 पे डबल बॉन्ड आ चुका है, तो ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा और ये रहा गामा। तो आपने क्या नोटिस करा, डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पर चेंज हो गई। वही जब ये कीटो फॉर्म होता था तो आपको ध्यान, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो वहां पे इनॉल बनता था और इनॉल फिर बाद में टॉटोमराइज करके कीटो में कन्वर्ट हो जाता, तो वहां भी ऐसी डबल बॉन्ड बनाता था, ये बना है। अब इसी लॉजिक को उसने इस क्वेश्चन में क्या करा हुआ है, यूज करा हुआ है। तो अब ये बात एक जो आपको बताइए मैंने, याद रखिएगा। तो ये नहीं होगा कि यही हट करके अलग हो जाएगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो देखते हैं, वापस लौटते हैं, तो इसको लिख लेते हैं। वैसे यहां से आप समझ भी गए होंगे, वैसे तो समझ में आ ही गया होगा। ये डबल बॉन्ड आपका प्रेजेंट है, देखिए अल्फा और ये रहा बीटा और ये रहा गामा, इस तरह सिचुएशन आपकी प्रेजेंट है। तो आपको पता है डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर के इधर आ जाएगा, CO2 निकल जाएगा अल्फा और बीटा के बीच में। मैकेनिज्म मैंने आपको बता ही दिया, कहाँ गया मैकेनिज्म, ये रहा मैकेनिज्म, देखिए अल्फा और बीटा के बीच में। तो बस वही कर लेंगे यहाँ पर। तो जब हम ये करेंगे तो दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बन जाएगा, ये रहा, ये CO2 बन के उड़ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया अल्फा और बीटा के बीच में, और कुछ तो बना नहीं, प्लस CO2। इसी को अच्छे से अगर लिख लिया जाए जैसा उसने दिया है कीज में, ये रहा, तो ये 1 2 3 और 4 के बीच में, तो अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 एंड 4 के बीच में आएगा, तो 1 2 3 एंड 4 डबल बॉन्ड यहाँ पर आपका शिफ्ट हो जाएगा। नंबरिंग हटा देते हैं, नहीं आप लोग नंबरिंग में कहीं IUPAC की नंबरिंग ना समझ लेना। हाँ जी, ठीक है, ये रहा, दिस इज व्हाट यू विल गेट। तो ये किससे मैच कर रहा है, देखिए 1 2 3 4, अगर देखें तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ रहा है। तो अगर हम चलें उस हिसाब से 1 2 3 4, तो किससे मैच कर रहा है, बी से मैच कर रहा है। बी आपका जो है करेक्ट आंसर। और CME3 जहाँ लगा था ओरिएंटेशन में था, वो वैसा का वैसा ही अपना ओरिएंटेशन क्या करके रखेगा, मेंटेन करके रखेगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। ये जो बात मैंने आपको बताई है उसको अब याद रखिएगा, थोड़ा बी केयरफुल अबाउट इट। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस रह गए, फटाफट बाइंड अप करते हैं। चलिए कुछ इजी क्वेश्चन देखें। इसको क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई करेक्ट ऑर्डर फॉर E2 रिएक्शन विथ एल्कोहलिक KOH। तो भाई E2 करा रहा है, E2 करा रहा है, तो आपको पता है कि E2 में एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट आपका होता है, और एंटी पेरीप्लेनर होगा। और ये देखिए यहाँ कार्बन की अगर हम बात करें तो ये ब्रिजहेड पोजीशन से, अभी अभी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किया है कि जब हम यहाँ से बनाएंगे Cl हटा करके डबल बॉन्ड डालेंगे, तो ब्रेड्स रूल वाली बात आपको पता है, ब्रेड्स रूल लगाएंगे तो प्लेनैरिटी नहीं आ सकती ब्रिजहेड पोजीशन पर। बट जैसे जैसे साइकिल्स बड़ी होती चली जाती है उनमें रिजिडिटी थोड़ी कम हो जाती है, और डबल बॉन्ड आने की टेंडेंसी जो होती है ब्रिजहेड पोजीशन पे वो थोड़ी एनकरेज हो जाती है। इट इज लाइक दिस। तो उसी लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चन है। Cl अब H हटाना है तो H हटाएं कि फॉर एग्जांपल H हटाया जाए तो ब्रिजेट पोजीशन या तो इधर डालोगे या इधर डालोगे या इधर डालोगे, सीधी सी बात है, वही करना है। तो मैं इधर की तरफ करके इसको आंसर कर देता हूं। तो आप खुद सोचिए, इस वाले केस में देखिए साइकिल आपकी बड़ी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8 की सीधे एक बड़ी साइकिल आपको मिल रही है। तो इसमें उतनी रिजिडिटी अब नहीं है, तो मतलब ब्रिजहेड पे थोड़ा सा प्लेनरिटी आ सकती है, स्ट्रेंड उतना नहीं रहेगा। यहां पे मैंने अभी बताया ही था, इस वाले केस में ये तो बहुत रिजिड है,
रिजिड स्ट्रक्चर है, तो भाई इसमें तो बड़ा मुश्किल होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड डालना। तो बनाओ भाई किसमें प्रोडक्ट, 3 में सबसे आसानी से फेवरेबल मतलब होगा 3 में, तो 3 में चले जाते हैं। फिर 3 के बाद अगला यहाँ पे एक कार्बन बढ़ा दिया है इस बार ब्रिज में, नंबर ऑफ कार्बन आपके एक ना हो करके कितने हो गए, 2 हो गए। देखिए यहाँ पे सिर्फ ओनली वी हैव व्हाट 1 कार्बन, तो इसमें आपका डबल बॉन्ड थोड़ा इसके कंपैरिजन में फेवरेबल हो जाएगा, 3 2 आ जाएगा और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3 2 1। तो 3 2 1 किसमें दिया हुआ है, सॉरी मैंने क्या कर दिया, हाँ सही है 3 2 और 1, तो 3 2 1 किसमें है, डी में दिया हुआ है। तो ब्रेड्स रूल का सिंपल सा एप्लीकेशन था। तो ब्रिज हेड पोजीशन में ध्यान रखिएगा, प्लेनरिटी को आपको थोड़ा अवॉइड करना है। बड़ी साइकिल हो तो हाँ उनमें प्लेनरिटी आ सकती है, तो इसमें एलिमिनेशन करके डबल बॉन्ड लाना तब भी एक्सेप्टेबल है। तो 3 इसलिए सबसे आया, इसमें थोड़ा और प्लेनेट मतलब इससे कंपेयर करेंगे तो प्लेनरिटी रिलेटिवली थोड़ी ज़्यादा रहेगी, तो 2 आया 1 आया, तो 3 2 1 इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 3 2 1 में आंसर डी है आपका। Which one of the following is the major product of the reaction below? आपसे पूछा गया है कि इसमें आपका मेजर प्रोडक्ट रिएक्शन का है। तो देखिए, सोचिए, ऑब्जर्व करिए, करते हैं, देखें कैसे करेंगे इसे। देखो, सोडियम हाइड्राइड पहली बात तो आपको दिया हुआ है NaH मतलब Na+H-। सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स होते हैं एल्कली मेटल्स के, या इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलाइन हाइड्राइड्स भी बोलते हैं, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स या सेलाइन हाइड्राइड्स। तो आयनिक इन नेचर है। तो अब ये H-, भाई H- खुद सोचो किसका कॉन्जुगेट बेस है, H- इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2। क्या H2 एसिडिक होता है, नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं होता। सोचो H2 से आपने H+ हटा दिया है, तो महाघटिया एसिड से जब आप H+ हटाएंगे तो H- बनेगा, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, पहली बात तो भाई, स्ट्रॉन्ग बेस एज कॉन्जुगेट ऑफ H2। H- है। अब देखिए ऑप्शंस की, ऑब्वियसली मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, ऑप्शंस भी हमको थोड़े से देखने चाहिए, उससे आइडिया लगता है। तो H- आपका प्रेजेंट है। H- क्या कर सकता है, Br को सब्स्टिट्यूट भी कर सकता है, एलिमिनेशन भी करा सकता है, मतलब ये सब है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है तो 2 काम कर सकता है। देयर इज ऑलवेज अ कंपटीशन बिटवीन सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, और वो हम जज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, क्या वहां पर आपका सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, उसके ऊपर क्या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, क्या वो वहाँ बेस का रोल प्ले करेगी, या न्यूक्लियोफाइल का टेम्परेचर के ऊपर, कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। बट यहां पे अगर आप नोटिस करो तो H- है और यहां पे O के साथ H जुड़ा हुआ है। और अगर आपको याद हो, एस ब्लॉक में बहुत अच्छे से पढ़ा था आपने कि जो इनके एल्कली मेटल्स के हाइड्राइड्स होते हैं वो स्ट्रांगली बेसिक होते हैं, राइट। वो किसी भी ऐसे H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं और हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हो जाता है जहां पर H के ऊपर कैसा चार्ज प्रेजेंट हो, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो भाई यहां तो O के साथ H लगा हुआ है, तो यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो भाई सीधी सी बात है, सबसे पहले तो यहां पे एसिड बेस रिएक्शन करा दोगे तो O- यहां पे फॉर्म होगा। तो पहले हम उसी को लिखते हैं, सबसे पहले O- का फॉर्मेशन। तो क्या बन रहा है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, राइट। और Br ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं ऐसे यहाँ पे Br को शो कर देता हूँ, और जहाँ Br है उसके बगल में ये आपका दिया हुआ है। अब ये इतना, आई होप ये ऊपर की तरफ इक्वेटोरियल में ही शो करा हुआ है। तो ये आपका है CH2, ये CH2, एंड देन वी हैव मोर CH2, और देखते हैं, जस्ट अ मिनट, मैं हेल्प ले रहा हूँ सर बनाने के लिए, आप परेशान ना हो। ये रहा O-। अगर मैंने नंबर ऑफ कार्बन कम नहीं करे हैं तो देखें जरा कितने कार्बन थे जहां पे कनेक्टेड था, बीच में है आपके 3 कार्बन है और मैंने कितने डाले हैं, 2। तो एक और की जरूरत होगी, तो रुके जरा, तो वैसे ही बना लेते हैं तो हेल्प रहेगी। एक ही बार में बनता है हमेशा। ये रहा, तो ये रहा CH2।
अब इसको रब कर देता हूँ जरा, आप समझ भी गए होंगे मैं क्या करने वाला हूँ, आपको पता चल गया होगा क्योंकि मैंने ये बनाया है तो आप समझ गए होंगे। ये रहा बी आर माइनस, तो ये अब CH2 आपके 3 हो गए और फिर आपका रहा यहाँ पर O माइनस Na प्लस, O माइनस Na प्लस प्रेजेंट है। अब भाई यहाँ पे ये रहा H और Br, अब आप समझ भी गए होंगे क्या करना है यहाँ पर, कैसे अटैक कराना है, देख लीजिए। तो ये आएगा, अटैक करेगा, ये Br क्या करेगा, लीव करेगा, तो O के साथ इसकी साइकिल बनेगी और आप देख सकते हैं किस साइड से उसने ऑपोजिट करा है, नीचे से। तो एक्सियल वाला बॉन्ड जो है वो आपका ऊपर जा रहा था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देखिए बहुत आराम से देखना पड़ेगा क्योंकि उसने ऑप्शन में बी और डी भी दे रखे हैं, तो इसलिए हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो उसको स्टीरियो केमिस्ट्री को स्टडी करना पड़ेगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखो पहला स्टेप मैंने ये क्यों कराया एसिड बेस रिएक्शन वाला, क्योंकि वो फास्टर होता है, तो वो मैंने करा दिया O माइनस। फिर उसने जैसा बोला मैंने वैसे ही अरेंज कर दिया, Br उसने ऊपर दिखाया तो मैंने यहाँ ऊपर शो कर दिया, फिर ये इसके बाद ये बनाया O माइनस आया। अब ये इसके ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा, भाई नीचे से अटैक करेगा, सीधी सी बात है, उल्टी साइड से, और Br क्या करेगा, लीव कर जाएगा। तो O जो है आपका वो कहाँ आ रहा होगा, नीचे की तरफ आ रहा होगा, मतलब इस वाले केस में नीचे से आप ज्वाइन होता हुआ दिखा देंगे। ये सब ये क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे H भी है, ध्यान रखिएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे इस तरह। तो जब ये नीचे से अटैक करेगा तो H तेरा ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा, देखिए क्या, ये रहा वही ट्रांस वाला H H ये रहा लाइक दिस। तो वही उसने आपका शो करके दिखाया हुआ है कि एक बॉन्ड ये उसने सॉलिड वेज से शो करा है और ये किससे शो करा है, ब्रोकन वेज से। मैं इसको रेड कलर की हेल्प से शो कर देता हूं, जो नीचे की तरफ जा रहा है, ये देखिए, राइट। तो ये नीचे वाला हो गया और ये बगल में जहां बॉन्डेड है वो कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो अच्छा क्वेश्चन था, स्टीरियो केमिस्ट्री भी स्टडी करनी थी और वो भी आपको ऑब्जर्व करना था कैसे रिएक्शन हो रही, सारी चीजें इसमें एक साथ यूज हो गई है। अगला देखें, अगला क्या दिया हुआ है आपको, तो सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन रह गए, तो देखिए जरा, ये कर लेते हैं। आइए, विच रिएक्शन इज फास्टर 1 और 2? तो ये तो सिंपल सा है, तो सबको कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। दिस इज प्रीटी इजी क्वेश्चन, तो फटाफट बोलिए जल्दी जल्दी। देखिए DMF दिया है, डाइमिथिल फॉर्मामाइड। डाइमिथिल फॉर्मामाइड कैसा सॉल्वेंट है आपका, ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, उसमें कौन सी रिएक्शन फेवरेबल होती है, डाइमिथिल फॉर्मामाइड में SN2 रिएक्शन बहुत फेवरेबल होती है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल आपके दिए हुए हैं CH3O माइनस CH3S माइनस। तो लेट मी फर्स्ट मेंशन इट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक अब आप लोग जानते होंगे, डाइमिथिल फॉर्मामाइड। अगर पोलर प्रोटिक होता तो आपको पता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जब न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे CH3O माइनस, बिकॉज सबस्ट्रेट तो आपका सेम रखा हुआ है, तो इसका मतलब हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी स्टडी करनी है। तो अगर ये आपको याद हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में सपोज जैसे वाटर ले लिया जाए, वाटर विच इज एन एग्जांपल ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो उसमें O माइनस का सॉल्वेशन ज्यादा होगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, CH3S माइनस की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू CH3O माइनस, क्योंकि O माइनस में चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को चारों तरफ से क्या कर देंगे, सॉल्वेट कर लेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने हैलाइड्स के केस में पढ़ा हुआ है, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब वाटर में जब हम न्यूक्लियोफिलिसिटी देखते हैं तो I माइनस की ज्यादा होती है, लेकिन जब हम पोलर अप्रोटिक में देखते हैं तो F माइनस की ज्यादा हो जाती है। तो वही लॉजिक यूज कर रहे हैं, तो CH3O माइनस CH3S माइनस की पोलर अप्रोटिक में इसकी ज्यादा होगी, लेकिन जब हम DMF में देखेंगे विच इज पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ये पोलर प्रोटिक में, सॉरी मैंने बीच में पोलर अप्रोटिक बोल दिया, तो DMF में देखेंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये हो जाता है, CH3O माइनस एंड CH3
S माइनस CH3O माइनस विल बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। ये किस में हम बात कर रहे हैं? DMF में कर रहे हैं। ये क्या यहां हम बात कर रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर रहे हैं। जब हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर रहे हैं तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो गया? CH3O माइनस। तो रेट की बात कर रहा है तो बता दीजिए किसमें रेट ज्यादा होगा? फर्स्ट वाले केस में आपका रेट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो SN2 और D इसका आंसर हो जाएगा। SN2 ही कराओगे अब यहाँ पे तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। एलिमिनेशन की तो खैर बात है ही नहीं, तो उधर तो हमें सोचना भी नहीं है। एलिमिनेशन 1 डिग्री में तब हम कराते हैं जब आपका बल्कि बेस प्रेजेंट होता है, देन वी थिंक अबाउट एलिमिनेशन। तब हम एलिमिनेशन की दिशा में सोचते हैं, वरना सब्स्टिट्यूशन की तरफ ही मोटिवेटेड रहते हैं। SN1 कराना नहीं, कार्बोकेटाइन होता है स्टेबल है नहीं, तो SN2 करा देंगे। तो यहाँ पे हमें आंसर करना था ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो अगर यही वाटर में पूछा होता तो वाटर में फिर CH3S माइनस ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता, लेकिन DMF दिया हुआ है तो फिर कौन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है? CH3O माइनस ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो D इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। लेट मी रिएक्शन 1 एंड SN2। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, ये दिया हुआ है, व्हाट कुड बी द प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपसे पूछा गया है, तो सोचना है इसके बारे में। देखिए क्या होगा, दिमाग लगाएं थोड़ा सा, बाकी मैं तो कर ही दूंगा। देखो इतना समझ में आ रहा है, N माइनस है, यहां CH2 दिया हुआ है, राइट? CH2 आपको दिया हुआ है, तो वो रहा इलेक्ट्रॉन रिच, ये इस पर आकर के अटैक करने वाला है। अब यहाँ एलिमिनेशन तो हो नहीं सकता, बगल में कार्बन पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन ही होगा। यार कर दो सब्स्टिट्यूशन, तो करते हैं पहले इतना काम करते हैं। तो ये आएगा, ये इस पर अटैक करा और ये तेरा Br क्या कर गया? गायब हो गया। तो फाइनली यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो ये बना PH और ये रहा आपका CH2 और ये आपका N के साथ कनेक्टेड है, N एंड देन वी हैव डबल बॉन्ड O और ये रहा एंड वी हैव दिस थिंग। ये दिस इज व्हाट यू विल गेट। आप लोग समझ भी गए होंगे कि करना क्या है। फिर इसके बाद अब H प्लस विद वाटर, इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो तुम्हें पता है इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ये खुल जाएगा। आपको पता है ये ओपन अप होगा, ये COH बनेगा, यहाँ NH आएगा, फिर ये भी हट जाएगा, COH बनेगा, यहाँ NH2 आ जाएगा। तो मैं सीधे आंसर लिख रहा हूं, एज्यूमिंग आप लोग को इतना आता होगा, PHCH2 NH2। अरे हाइड्रोलिसिस कर दिया और क्या करा है भाई? H प्लस की प्रेजेंस में हमने हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। OH प्लस करके यहाँ पे ले जाइए, ऊपर शिफ्ट करिए, वाटर का फिर अटैक करा दीजिए, तो व्हाट विल हैपन? OH आ जाएगा और ये आपका NH लीव कर जाएगा, खत्म। और ऐसे ही यहाँ पे भी कर दिएगा, तो फिर एक बार लीव करेगा तो NHC डबल बॉन्ड O बनेगा पहले स्टेप में हाइड्रोलिसिस होने के बाद, फिर दोबारा करा दिएगा वही काम, एमाइड बन जाएगा। उसके बाद एमाइड के हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा? एसिड बनेगा और एमाइन वाला पार्ट बनेगा। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट, PSCH2 NH2। वो बात अलग है कि एमाइन जो होगा वो आपका प्रोटोनेटेड होगा, क्योंकि एसिडिक कंडीशन दी हुई है, तो बेसिक होते हैं ना, तो PSCH2 NH3 प्लस बनेगा। बट ठीक है, बाद में उसने उस प्लस को हटा दिया होगा, मैं उस बेसिस पे आंसर कर रहा हूँ। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, तो PHCH2 NH2। तो आसान था ये क्वेश्चन, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए ये क्वेश्चन है, चलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं होमवर्क की तरह, ट्राई करिएगा इसको, थिंक अबाउट इट। ना हो तो मुझसे अगली क्लास में पूछिएगा चैट पर कि सर वो एक्सप्लेन कर दें। सो दिस एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क की तरह छोड़ रहा हूं, सो वी हैव दिस एज होमवर्क। तो आई होप ये सबको समझ में आ चुका होगा। विद दिस आई विल वाइंड इट अप। तो इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, प्लीज़ ज़रा उनको ध्यान दीजिएगा और देखिएगा ज़रा ढंग से। जो नहीं हुए हैं उनको फिर से करने की कोशिश करिएगा।